ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सोच समझकर किया गया एसेट एलोकेशन किसी भी निवेश की सफलता की असली चाबी बनता है। सिर्फ फंड का नाम चुनना काफी नहीं, असली समझ इस बात की है कि इक्विटी, डेट, गोल्ड और कैश जैसी एसेट क्लासेस में निवेश को कैसे बैलेंस किया जाए। आज के दौर में डायनेमिक और टेक्टिकल एलोकेशन जैसे कंसेप्ट निवेशकों के रिटर्न को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या आज का युवा इन निवेश की इन स्ट्रेटजी को समझ रहा है और कैसे निवेशक अपने पोर्टफोलियो को लंबे समय के लिए स्थिर और स्मार्ट बना सकते हैं? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ धीरज रैली। धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, तो वहां पर क्या निवेशकों को अब भी टेक्टिकल एसेट एलोकेशन करना चाहिए और उसका कितना महत्व है? अनुराग जी, धन्यवाद। आपने बहुत सही सवाल पूछा। इस समय जबकि एक अनरेस्ट चल रहा है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से, और उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस पे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो सब निवेशकों के दिमाग में है कि वो क्या करें। वो अपना एसेट एलोकेशन टेक्टिकली यहाँ से चेंज करें या कि वो अपने एसेट एलोकेशन पे कंटिन्यू करें। तो मेरा एक सिंपल आंसर ये है इसके लिए, इन्वेस्टर्स को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनकी रिस्क एपेटाइट और उनकी निवेश अवधि के हिसाब से क्या एसेट क्लासेस जो जिनमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन जो है वो हमेशा स्ट्रेटेजिक होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और ना कि टेक्टिकल। और थोड़ा बहुत उसको डायनामिक रख सकते हैं सिचुएशंस को देखते हुए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्टेडी रिटर्न चाहिए तो आपको अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो आपके निवेशकों के लिए मैं बता देता हूं कि एसेट एलोकेशन होता क्या है। एसेट एलोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज जैसे गोल्ड या सिल्वर, और इसी तरीके से आप रियल एस्टेट। तो इस तरीके से अगर आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए तो अपने हिसाब से, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, अपनी निवेश की अवधि के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से एक एसेट एलोकेशन अराइव कीजिए और उस पे स्टिक कीजिए। तो धीरज जी, जिस तरह से आपने कहा कि मार्केट के अंदर एसेट एलोकेशन बदलता रहता है, तो हर साल टॉप पे रहने वाली जो एसेट क्लास है वो भी बदलती रहती है। और एसेट एलोकेशन में हम बात करें तो डेट, इक्विटी और गोल्ड का सबसे जो संतुलन है वो ही सबसे सही एसेट एलोकेशन है। देखिए, इसमें ना कोई एक ऐसा फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है और कोई एक वन साइज फिट सोल्यूशन भी नहीं है सबके लिए। जैसे आप अपने लिए कपड़े सिलवाते हैं, टेलर मेड कपड़े होते हैं, वैसे ही आपके लिए एक जो एसेट एलोकेशन है जो आपके लिए काम करेगा वो आपको डिसाइड करना है। इसमें आप एक एडवाइजर की मदद ले सकते हैं या आप खुद भी इस चीज को समझ सकते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। एक, जैसा मैंने अभी बताया कि आप कैसे बिहेव करते हैं जब आपके एसेट्स में कोई उतार चढ़ाव आता है। आप जानते हैं कि इक्विटी एसेट क्लास एज एन एसेट क्लास में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। अगर आप वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते तो आप को इक्विटी में कम इन्वेस्ट करना चाहिए, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, जैसे कि एक यंग निवेशक है, उसके पास 20, 25, 30, 40 साल अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो उस वॉलेटिलिटी को ज्यादा तरीके से नेविगेट कर सकता है। तो उसके पास समय है, वो ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है। इसी तरीके से आप अपना एसेट एलोकेशन एक डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पे आप स्टिक करते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव और ये चेंजेस आते रहते हैं। इनफैक्ट यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप अगर डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्टेड रहेंगे तो डिफरेंट साइकिल्स में आपको उनका बेनिफिट मिलेगा। कभी इक्विटी परफॉर्म करेगा, कभी फिक्स्ड इनकम परफॉर्म करेगा, कभी आपका कमोडिटीज परफॉर्म करेंगी। इस तरीके से आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो में मिलेगी।
कुल बैलेंस परफॉर्मेंस जो है वो पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है। धीरज जी, कई सारे जो लोग हैं जो अभी अपना नया जॉब शुरू करते हैं 22-25 साल की उम्र में, और वो आकर सबसे पहले यही पूछते हैं, सर हमको 10,000 रुपए की महीने की बचत करनी है, अगले 15 से 20 साल का हॉरिजन है, तो उनको एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं मिल पाता। क्या बताएं, निवेश की स्ट्रेटजी क्या हो? तो अगर बताते हैं उनके लिए क्या सलाह होगी? तो जो आपका सलाह होगी उसी को मैं वीडियो में संभाल के रख लूंगा, और जब भी कोई पूछेगा उसे बता दूंगा कि ये देश के जाने माने HDFC सिक्योरिटीज के MD CEO का ये कहना है कि अगर 25 साल के हो आप और 15 से 20 साल तक आपको निवेश करना है, लॉन्ग टर्म का हॉरिजन है, तो 10,000 रुपए इस तरह से आप निवेश कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं जिनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लिए सबसे बढ़िया माध्यम इन्वेस्टमेंट का है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आती है बारी एसेट एलोकेशन की। आपने 25 साल उम्र के निवेशक की बात की, तो उनके पास बहुत समय है, वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि 2 या 3 स्कीम्स में वो इन्वेस्ट करें। उनमें लार्जली उनका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड में होना चाहिए, मिड, और या फिर एक छोटा सा पोर्शन 25% उसका मिड कैप में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लार्ज कैप और मिड कैप फंड का एक, या ETF का एक बैलेंस्ड अप्रोच से स्टैगर्ड फॉर्म में, SIP की फॉर्म में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनके गोल बहुत शॉर्ट टर्म है, जो कि जैसे अगर मान लो वो चाहते हैं कि हम अगले 3 साल में एक फॉरेन ट्रिप अर्न करना चाहते हैं, या उनको किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए 2 साल बाद पैसे चाहिए, तो एक अलग बात है। अगर अदरवाइज आपके सब लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके बहुत काम आएगा, और आप लार्ज कैप और मिड कैप की 2 या 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। ये ये सिंपल स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। आज सर आपने एक वीडियो बाइट दे दी है, इसको मैं काट के अपनी मोबाइल की गैलरी में रख दूंगा। जब भी कोई मुझे पूछेगा, नया निवेशक 25-28 साल का निवेशक, उसे ये आपकी जो बाइट है वो बता दी जाएगी। सर, इसके अलावा जिस तरह से आपने कहा कि 2-3 फंड आप चुन सकते हैं, तो क्या पर्टिकुलर फंड हाउस भी मैटर करता है, या फिर उनकी स्ट्रेटजी क्या है वो ज्यादा मैटर करती है? एक्चुअली डिसिप्लिन ज्यादा मैटर करता है रादर देन सिलेक्शन ऑफ फंड्स। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप पहले अपने एज, रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन के बेसिस पे एक एसेट एलोकेशन डिसाइड कीजिए। जैसे हमने अभी बात की, 25 साल के इन्वेस्टर के लिए डेफिनेटली इक्विटी एज एन एसेट क्लास अदर देन इमरजेंसी फंड बढ़िया तरीका है इन्वेस्ट करने का। उसके बाद आप किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस तो किसी भी स्कीम की पता नहीं है, और ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक ही स्कीम अच्छे से परफॉर्म करती है। इसीलिए मैंने ये रिकमेंड किया कि आप अगर 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो 3 स्कीम्स चूज कीजिए। आप कोई एक लार्ज कैप स्कीम चूज कीजिए, एक मिड कैप स्कीम चूज कीजिए, और एक और कोई स्कीम चूज कीजिए, बैलेंस एडवांटेज फंड या एक और लार्ज कैप फंड स्कीम की स्कीम इन्वेस्ट कीजिए, और इस बेसिस पे आपकी 3 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए बहुत है, आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जो नए निवेशक है, छोटी अवधि में अपना निवेश की चाल शुरू कर रहे हैं, लेकिन सर बहुत से ऐसे लोग भी हैं मेरी उम्र के, जो 25 साल के थे तब उन्हें इतना गाइडेंस नहीं मिली, अब वो गाड़ी छूट गई, अब 10 साल हम लेट हो चुके हैं, 35 साल की एज में आ गए हैं। वहां पर हमारा एसेट एलोकेशन सर क्या होना चाहिए 35 साल की उम्र में, जो अगले 20 साल तक के लिए निवेश करना चाहते हैं, 55 तक की रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते, और अगले 20 साल तक का निवेश करना है, तो वहां एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए? गोल्ड में निवेश होना चाहिए? क्योंकि हमने रिटर्न देखे हैं पिछले 1 साल के अंदर, काफी अच्छा रिटर्न मिला है। देखिए, हिंदुस्तान की महिलाएं गोल्ड में इन्वेस्ट करती आ रही हैं, और उनको गोल्ड एज एन एसेट क्लास पे एक अच्छा भरोसा है, और उन्होंने एक अच्छा रिटर्न भी किया है। उदय कोटक जो इंडस्ट्री के वेटरन है, उन्होंने तो एक ट्वीट में बोला भी, क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान की महिलाओं ने फंड मैनेजर से भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो गोल्ड एक एसेट क्लास, अच्छा एसेट क्लास है सभी के लिए जिनके पास 10 से 20 साल का समय है। तो आप अगर 35 अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से
70% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 20 साल की अवधि है। 20% आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कीजिए और 10% आप गोल्ड और सिल्वर में 5-5% आज की डेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो रहेगा। अनुराग जी, मैं आपको बताऊं, हमारे लाखों के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और पिछले 5 सालों में मैंने देखा है बहुत सारे सीनियर सिटीजन, आप तो बहुत यंग हैं, 35 ईयर हैं, कस्टमर्स जो इन्वेस्टर्स जो 60, 65, 70 हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो अच्छे से परफॉर्म करे और थोड़ा सा एक्सपोजर वो भी इक्विटी में लेना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को हम लोग बता रहे हैं कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करिए। इस टैक्सेशन वाइज भी आपके लिए अच्छा है और उनके पास भी, क्योंकि अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है, लोग 80-85 तक जी रहे हैं, तो उनके पास भी 10-15 साल का होराइजन है और उनको अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, इन्फ्लेशन से डील करने के लिए 10 से 20% तक का इक्विटी एक्सपोजर वो भी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स थ्रू बैलेंस एडवांटेज फंड लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। अभी आपने सर उदय कोटक की बात कही कि उन्होंने कहा कि भारत की महिलाएं ज़्यादा स्मार्ट फंड मैनेजर से भी ज़्यादा स्मार्ट रहे, तो वैसा ही मेरी वाइफ और मदर ने भी जब गोल्ड में निवेश करने का कहा था तो मैंने उनको लाइटली लिया था, लेकिन अब वो भी ज़्यादा स्मार्ट रहे। आपसे ये आखिर में सर धीरज जी ये समझना चाहूँगा कि अब आप निवेश की शुरुआत तो हो गई, 25 साल के युवा के लिए आपने स्ट्रेटजी बता दी, 35 साल के मेरे जैसे लोगों के लिए भी स्ट्रेटजी बना दी, लेकिन इसको वक्त वक्त पे रीबैलेंसिंग कैसे करना चाहिए? क्योंकि आप एक लंबी अवधि के लिए जो निवेश कर रहे हैं उससे करके भूल जाना सही है या फिर वक्त वक्त पे रीबैलेंसिंग भी जरूरी है? नहीं अनुराग जी, आपने बहुत बढ़िया ये सवाल पूछा और मेरे हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आप अपने पोर्टफोलियो को देखें। रीबैलेंसिंग आप तब करें जब आपका रीबैलेंसिंग जो आपका एसेट एलोकेशन है उससे आपका डेविएशन एटलीस्ट 10-15% हो जाए। जैसे आपके लिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि आप 70% अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, 20% आप इन्वेस्ट कीजिए फिक्स्ड इनकम में और 10% गोल्ड में। मान लीजिए ये 70% आपका इक्विटी बढ़ के 3 साल में 85% हो जाता है और फिक्स्ड इनकम में और गोल्ड में यहां से बढ़ोतरी नहीं आती है, तो वो एक अच्छा समय होगा आपके लिए इक्विटी में प्रॉफिट बुक करके फिक्स्ड इनकम और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वहां आप 3 साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी आपका डेविएशन 15% 20% के आसपास आता है, वहां आप रीबैलेंसिंग कीजिए। 2-4-5% के लिए रीबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि कब आपका अपने एसेट एलोकेशन से डेविएशन आता है और कितने परसेंट डेविएशन आता है। तो रीबैलेंसिंग भी जरूरी है, डेविएशन जब आए एसेट एलोकेशन में तब। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि नए निवेशक हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 35 साल में जो निवेश की जर्नी शुरू कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह से पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग भी करना जरूरी है। आज आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे पंकज मटपाल। उनसे जानेंगे कि क्या जो निवेशकों की क्वेरीज है उस पर उनकी क्या सलाह है और उनका क्या मत है एसेट एलोकेशन के ऊपर। तो जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।